Hello everyone, I am Jyoti Choksi and as you know, I deal with the subject of law at CA foundation level और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MTP issued by ICI in the year 2021 till now. ओके सो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मार्च 2021 का MTP एंड MTP आप तब पढ़ोगे जब आपने एक बार लॉ का बेसिक अंडरस्टैंडिंग जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप्स होगा, LLP कंपनी, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लिया, मतलब वो एक्ट के बारे में आपको आता है. ओके, आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट विथ MTP. ओके, सो जैसे ICI में आपका एग्ज़ाम आएगा, पेपर आएगा, उसी तरह का पेपर पैटर्न ये लोग इशू करते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए. तो क्वेश्चन 1 जो होगा वो आपका कंपलसरी क्वेश्चन है और बाकी के जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन है उसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन 1 जो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही होता है. ओके, सो हियर वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन. पहले रीड कर लेते हैं. Krish, Kamya and Ketan are partners in a firm. They jointly promised to pay 6 lakh rupees to Diya. Kamya becomes insolvent and her private assets are sufficient to pay 1/5 of her share of debts. Krish is compelled to pay the whole amount to Diya. Examine the provision of Indian Contract Act 1872 to decide the extent to which Krish can recover the amount from Ketan. That is the question asked to us. ठीक है, सबसे पहले ये जॉइंट प्रोमिसर्स का क्वेश्चन है जो आपको पता चल गया होगा. जॉइंट प्रोमिसर्स जॉइंटली भी लायबल हैं और सेवरली भी लायबल हैं. प्रोमिसी चाहे तो किसी एक प्रोमिसर से पूरा पैसा मांग सकता है, उस प्रोमिसर को पेमेंट करना पड़ेगा, फिर वो बाकी के प्रोमिसर से पैसा रिकवर करेगा. और कभी कोई एक पर्सन अगर डिफॉल्ट करे तो बाकी के जॉइंट प्रोमिसर्स को इक्वल रेशियो में उस लॉस को बेयर करना पड़ेगा. दैट इज़ अ प्रोविजन ऑफ लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स. ओके, सो हमको स्पेसिफिकली अमाउंट पूछा है कि कितना अमाउंट हम रिकवर कर सकते हैं, तो उसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं. 6 लाख इज द अमाउंट प्रॉमिस्ड क्रिश, काम्या एंड केतन. ठीक है, 3 जॉइंट प्रोमिसर्स है जिन्होंने 6 लाख रुपीज़ का प्रॉमिस किया है. सो अगर उनके बीच में हम लायबिलिटी डिवाइड करें, कोई भी रेशियो मेंशन ना हो तो रेशियो अप्लाई होगा इक्वल. तो तीनों की लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2 लाख ईच. ओके, सो नॉर्मली दे आर लायबल टू पे 2 लाख रुपीज़ ईच. ओके, अब इसमें से इनसॉल्वेंट कौन हुआ है? तो काम्या बिकम्स इनसॉल्वेंट और उसके जो डेप्ट्स है उसमें से 1/5 ही पे हो पाएगा. तो अब उनके डेप्ट्स कितने हैं? Kamya becomes insolvent, debts. She is liable for the amount of 2 lakh, not 6 lakh. Okay, so 2 lakh by 5, it comes to 40,000. Okay, तो उनकी लाइबिलिटी 2 लाख रुपए है पर उनके असेट्स में से 1/5 ही रियलाइज हो पाएगा. तो 2 लाख का 1/5 कितना होगा? 40,000. तो बाकी का जो 1,60,000 का लॉस हो गया वो मुझे बताओ कौन बेयर करेगा? तो क्रिश और केतन को बेयर करना पड़ेगा. किस रेशियो में? तो इक्वल रेशियो में. अच्छा, पहले दोनों की लायबिलिटी कितनी थी? 2 लाख रुपीज़ थी. अब दोनों की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो 160 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80,000. तो अब ये 160 इन दोनों को इक्वल रेशियो में बेयर करना पड़ेगा. तो अब दोनों की लायबिलिटी कितनी हो गई? 2,80,000 रुपीज़. ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला भाई? दिया ने क्या किया? क्रिश को बोला कि आप पूरा पैसा मेरे को दो. बताओ दिया ऐसा कर सकते हैं? आंसर इज यस. प्रॉमिस ही चाहे तो किसी एक प्रॉमिसर से पूरा अमाउंट रिकवर कर सकता है. क्रिश ने पेमेंट कर दिया पूरा 6 लाख रुपीज़ और अब हमसे पूछा है क्रिश केतन से कितना रिकवर कर सकता है. तो हम तो दोनों आंसर लिख देंगे बिकॉज हमको दोनों आते हैं. तो क्रिश क्या करेगा? 6 लाख पूरा पे करेगा, 40,000 काम्या के असेट्स में से रिकवर करेगा और केतन से कितना रिकवर कर सकता है? 2,80,000. ठीक है, सो दैट इज द आंसर. नोट डाउन कर लो इसको. डन. अब इसके आंसर में हम जाते हैं.
मार्च 2021 का जो एमटीपी है उसके आंसर्स ही है. दीज आंसर्स आर ऑल्सो इशूड बाय आईसीआई. तो आंसर पढ़ लेते हैं हम लोग. जॉइंट प्रोमिसर्स का सेक्शन है 42 और उनकी लायबिलिटी का सेक्शन है 43. सो दिस प्रोविजन इज कंटेन्ड अंडर सेक्शन 43 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. और जॉइंट प्रोमिसर्स का जो फर्स्ट पैराग्राफ जो हमने पढ़ा था, 2 or more persons promise to pay the amount jointly in case of death of any of them, legal representative will be liable. वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है. 2 or more persons have made a joint promise to the promisee in express of express agreement compel promisee चाहे तो किसी एक joint promiser से पूरा पैसा मांग सकता है. ठीक है. और जहाँ पे आपने पूरा पेमेंट करवाया तो फिर बाकियों को इक्वली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. ठीक है. इफ एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर मेक्स डिफॉल्ट, then the remaining joint promisors will bear the loss in equal shares. ठीक है. तो ये लॉ का प्रोविजन हम इन्होंने समझाया है. पहले प्रोविजन लिखोगे, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस लिखोगे, केस में जो दिया है वो, और फाइनली कंक्लूजन आएगा. सो इन द इंस्टेंट केस, क्रिश, काम्या एंड केतन jointly promised to pay 6 lakh to Dia. Kamya became insolvent. Krish is compelled to pay the whole amount. ये facts of the case है. And final conclusion उन्होंने लिखा है, Krish is entitled to receive. जो मैंने आपको बताया ये भी हम लिखेंगे, सिर्फ केतन वाला नहीं लिखेंगे, काम्या वाला भी लिखना है. सो क्रिश काम्या के एसेट्स में से कितना रिकवर कर सकता है? 40,000 एंड 2,80,000 फ्रॉम केतन. ठीक है. तो आपको ये रफ में कैलकुलेशन करके फिर उसको पैराग्राफ फॉर्म में या पॉइंट वाइज कन्वर्ट करके एग्जाम में लिखना पड़ेगा. ओके, क्लियर? स्टार्टिंग विद द सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, 2. Akbar, an SSC, was a wealthy man earning huge income by way of dividend and interest. He formed 3 private companies and agreed with each to hold a block of investment as an agent for them. So company is holding amount as an agent for the person. The dividend and interest income received by the company was handed back to Akbar as a pretended loan. Okay. सो यहाँ पे कुछ लोचा चल रहा है. यहाँ पे ये पर्सन है, कंपनी स्टार्ट कर रहा है 3 प्राइवेट कंपनीज, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनकम अर्न कर रहा है डिविडेंड और इंटरेस्ट में से. तो जस्ट बिकॉज उसको टैक्स ना भरना पड़े, वो एक कंपनी स्टार्ट कर रहा है, उसमें अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, और कंपनी इन द फॉर्म ऑफ प्रिटेंडेड लोन उसको वही अमाउंट वापस ट्रांसफ़र कर रही है. ओके. सो दिस वे अकबर डिवाइडेड हिज इनकम इनटू 3 पार्ट्स इन अ बिड टू रेस्क्यू हिज टैक्स लायबिलिटी. तो उसका टैक्स अमाउंट कम हो जाए, उसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है. डिसाइड फॉर व्हाट पर्पस द 3 कंपनी वर एस्टैब्लिश. मुझे बताओ, कंपनी, ये जो 3 कंपनी इसने बनाई है, ये कौन सा बिजनेस करने के लिए बनाई है? तो कोई बिजनेस यहाँ पे नहीं हो रहा है, कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है. एक सोल ऑब्जेक्ट है इन तीनों कंपनीज का, टू अवॉइड द टैक्स. वेदर द लीगल पर्सनैलिटी ऑफ द कंपनी मे बी डिसरिगार्डेड. मतलब नॉर्मली क्या होता है, हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि कंपनी अपने मेंबर्स से अलग है. ठीक है. पर क्या उस सेपरेट लीगल पर्सनालिटी को यहाँ पे कोर्ट डिसरिगार्ड कर सकती है? मतलब कंपनी ना देखते हुए डायरेक्टली क्या उस पर्सन को हम लोग टैक्सेबल कर सकते हैं? तो आंसर इज यस. ओके. सो गोइंग थ्रू द आंसर, इट इज अ थियोरी क्वेश्चन. सो एज इट वॉज डिसाइडेड इन द केस ऑफ Salomon and Salomon Company Limited. Company is a person which is distinct and separate from its members and therefore has an independent separate legal existence from its members. ठीक है. तो कंपनी अपने मेंबर्स से अलग होती है. बट अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस द सेपरेट एंटिटी ऑफ द कंपनी में बी ignored by the courts. When that happens, the courts ignore the corporate entity of the company and look behind the corporate facade and hold the person in control of the management of its affairs liable for the acts of the company. जैसे वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील होता है. ठीक है. तो वो जो पर्दा है कंपनी और मेंबर्स के बीच में, कोर्ट चाहे तो वो डिसरिगार्ड करके उस पर्दे को हटा के उस पर्सन को पकड़ सकती है, द पर्सन लायबल फॉर द मैनेजमेंट. वेयर अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एंड फॉर्म्ड बाय सर्टेन पर्सन्स ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एवेडिंग टैक्सेस, द कोर्ट हैव द डिस्क्रिशन. मतलब कोर्ट चाहे तो अपनी मर्जी से डिसरिगार्ड कर सकती है कॉर्पोरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट एंड टैक्स द इनकम. ये बहुत ज़रूरी है. टैक्स द इनकम इन हैंड्स ऑफ द अप्रोप्रिएट असेसी. ठीक है. सो 2 चीज़ें हमसे पूछी है यहाँ पे क्वेश्चन में, एक एक करके उसका आंसर दे रहे हैं. फर्स्ट, द प्रॉब्लम आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द अफोर्सेड फैक्ट 3 मेंशन कंपनीज. ये 3 कंपनी क्यों बनी है? ओके. सो दे वर फॉर्म बाय द असेसी प्योरली एंड सिंपली to avoid the tax and nothing more than the facade of assessee himself.
Therefore, the whole idea of Mr. Akbar was simply to split his income into 3 parts with a view to evade tax, and no other business was done by the company. And second, क्या कोर्ट उस सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को डिसरिगार्ड कर सकती है? सो द लीगल पर्सनालिटी ऑफ द 3 प्राइवेट कंपनी मे बी डिसरिगार्डेड बिकॉज द कंपनीज वर फॉर्म्ड ओनली टू अवॉइड द टैक्स लायबिलिटी. It carried no other business but was created simply as a legal entity to ostensibly receive the dividend and interest and to hand over them to assessee as pretended loans. ठीक है, तो यहाँ पे separate legal entity का concept कोर्ट चाहे तो उसको डिसरिगार्ड कर सकती है. ओके, क्लियर? स्टार्टिंग विद द थर्ड पॉइंट ऑफ क्वेश्चन 1. सोगा का क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडीशन एंड अ वारंटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. व्हेन शिल ब्रीच ऑफ कंडीशन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930? एक्सप्लेन. तो यहाँ पे दो अलग अलग क्वेश्चंस पूछे. थियोरी क्वेश्चन है कि कंडीशन और वारंटी में क्या डिफरेंस होता है. तो आपको पता है कंडीशन वो स्टिपुलेशन है जो असेंशियल है फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और वारंटी वो स्टिपुलेशन है जो कोलैटरल है, सेकेंडरी है फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कंडीशन अगर वायलेट होगी तो हमारे पास दो राइट आएंगे. बीइंग अ बायर हमारे पास दो राइट है, वी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस. पर वारंटी अगर वायलेट होगी सो वी कैन ओनली क्लेम डैमेजेस, वी कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. और ब्रीच ऑफ कंडीशन को हम लोग ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकते हैं, पर ब्रीच ऑफ वारंटी को हम लोग ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीट नहीं कर सकते. ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. उसके बाद ऐसा बोला है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को किन केसेस में हम ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकते हैं. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बायर जो है खुद अपना राइट वेव कर देता है कि मेरे को कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करना, मैं गुड्स एक्सेप्ट कर लेता हूँ, सिर्फ डैमेजेस ले लेता हूँ. तो उस केस में जहाँ पे वो वेव कर देता है या पार्टली गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है या गुड्स को यूज़ कर लेता है, मतलब उसने ब्रीच ऑफ कंडीशन वाला राइट अपने हाथ से छोड़ दिया है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करने वाला है और अब वो उसको ट्रीट करेगा ब्रीच ऑफ वारंटी. सिंपल सा एग्जांपल आपको दूं जो आप पढ़ भी चुके हो कि हमने कोई पेस्ट्री का सैंपल देखा था टीजीबी में और हमने वही पेस्ट्री ऑर्डर किया था. ठीक है, उसके ऊपर जेम्स प्लेस थी फॉर द पर्पज ऑफ डेकोरेशन. तो हमने वही पेस्ट्री ऑर्डर की पर पेस्ट्री वही आई है पर ऊपर जेम्स नहीं आई है. अब ये सैंपल के साथ मैच नहीं हो रहा तो हमारे पास दो राइट है, वी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस. पर हमारे फ्रेंड्स ऑलरेडी पार्टी में आ चुके हैं तो हम क्या करें, तो पेस्ट्री को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, खा लो, यूज़ कर लो, पर डैमेजेस हम मांग के रहेंगे. तो ब्रीच हुई है कंडीशन पर हम उसको ट्रीट कर रहे हैं ब्रीच ऑफ वारंटी. ठीक है, वी आर वेविंग ऑफ द राइट एंड एक्सेप्टिंग द गुड्स. ओके, सो दीज आर द केसेस वेयर ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी. आंसर देख लेते हैं हम लोग. सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन दिया है कंडीशन एंड वारंटी. तो कंडीशन वो स्टिपुलेशन है जो असेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, और वारंटी वो स्टिपुलेशन है जो कोलैटरल है, सेकेंडरी है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ब्रीच ऑफ कंडीशन में दो राइट आएंगे, वी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, रेप्यूडिएट करना मतलब कैंसिल करना, पर वारंटी में हम सिर्फ डैमेजेस मांग सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते. ओके, एंड ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, बट ब्रीच ऑफ कोर्स आपके पास सिर्फ डैमेजेस का राइट है वारंटी में, तो वो थोड़ी कभी कंडीशन में आ जाएगा कन्वर्ट. तो कंडीशन को वारंटी हम ट्रीट कर सकते हैं ब्रीच को, पर वारंटी को हम कंडीशन ट्रीट नहीं कर सकते. एंड इन द फॉलोइंग केसेस एज पर सेक्शन 13 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ब्रीच ऑफ कंडीशन में बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी. फर्स्ट, where the contract of sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller but the buyer may waive the condition. ठीक है, उसको बोला था पर्टिकुलर पैकेजिंग में लेके आना, नहीं लेके आया, पर बायर ने बोला कोई बात नहीं. ठीक है, फिर बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट, ट्रीट उसने खुद डिसाइड कर लिया कि मेरे को कंडीशन को क्या ट्रीट करना है, वारंटी, मैं गुड्स को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे को डैमेजेस दे देना. ओके, कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे सेवरेबल नहीं है, जहाँ पे हम सेपरेट नहीं कर सकते, हम पार्टली गुड्स को एक्सेप्ट कर चुके हैं. ठीक है, तो एक बार आपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया तो वापस देने का राइट आपके पास अवेलेबल नहीं होगा. सो बायर हैज एक्सेप्टेड द होल और एनी पार्ट देयर ऑफ. एंड वेयर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज. तो यहाँ पे लॉ ने एक्सक्यूज दे के रखा है, इट इज़ फॉरगिवन बाय लॉ कि आप इसको ट्रीट कर सकते हो, देन ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी. ठीक है, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करें. अब क्वेश्चन नंबर 2 जब से एग्जाम में स्टार्ट करो तो पहले डिसाइड कर लेना कि रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस में से कौन से 4 अटेम्प्ट करना है. ठीक है,
So starting with question number 2, 1, state the grounds upon which a contract may be discharged under the provisions of Indian Contract Act 1872. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डिस्चार्ज के वेज. अगर आप नॉर्मली भी सोचने जाओगे तो भी आपको याद आ जाएंगे अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैंसिल होता है. और ये 7 मार्क्स में पूछा है, मतलब हमको एटलीस्ट 6 एसेंशियल 6 to 7 एसेंशियल्स केसेस जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है वो हमको लिखने पड़ेंगे. ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होता है, टाइम खत्म हो गया, म्यूचुअली अग्री करके पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया, ब्रीच हो गया, पार्टी ने ब्रीच किया, इम्पॉसिबिलिटी अराइज हो गई, डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, परफॉर्मेंस हो गया, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो गया. सो दीज आर द वेज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो क्वेश्चन नंबर 2 बेसिक थियोरी क्वेश्चन है. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज आइदर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. खुद हम भी कैंसिल कर सकते हैं, लॉ भी कैंसिल कर सकता है. लॉ कैसे कैंसिल कर सकता है, तो डेथ और इंसॉल्वेंसी में लॉ बोलता है भाई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया. सो दैट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. फर्स्ट इज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. सो परफॉर्मेंस में भी एक्चुअल और अटेम्प्टेड. एक्चुअल मतलब बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म्ड. ठीक है, सो पार्टीज हैव डन what they agreed to do. मैंने lectures ले लिए, हितेश ने मुझे पेमेंट कर दिया, so we have done, that is actual performance. And when the promisor offers to perform his obligation but the promisee refuses to accept, that is known as attempted performance. मतलब मैंने सर को रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे लेक्चर्स अरेंज कर दो, पर सर ने लेक्चर्स अरेंज नहीं किए, तो उसको बोला जाएगा attempted performance. ओके, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट भी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं. नोवेशन, रेसिशन, ऑल्टरेशन, रेमिजन, वेवर, these are the ways the contract discharges by mutual agreement. ठीक है, दोनों पार्टीज ने अग्री करके या तो नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया या नहीं बनाया, कैंसिल कर दिया या कुछ ऑल्टरेशन कर दिया या कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, तो उसको बोला जाता है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट. देन डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी. इम्पॉसिबिलिटी मतलब परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड. 2 टाइप्स, इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट. ठीक है, और यहाँ पे सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी के बारे में दिया है. सुपरविनिंग मतलब सब्सिक्वेंट, जो बाद में अराइज हो. जेन्युइन इम्पॉसिबिलिटी जैसे लॉ चेंज हो गया, टबैको बैन कर दिया, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, घर जल गया, जो स्टेट ऑफ थिंग्स रिक्वायर्ड थे वो अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, जिस कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था उनके साथ वॉर हो गया. सो दीज आर द केसेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, एंड इम्पॉसिबिलिटी इज गवर्न बाय सेक्शन 56. लैप्स ऑफ टाइम एकदम सिंपल है. हितेश ने मेरे साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, 3 साल खत्म, कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म. सो कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड एज प्रिस्क्राइब बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट. इफ नॉट परफॉर्म देन इट गेट्स डिप्राइव्ड ऑफ ऑल द रेमेडीज. का सिंपल सा एग्जांपल दो, टाइम बाय डेप्ट. केस करना है तो 3 साल में करो, वो लॉ ऑफ लिमिटेशन में लिखा है, वो लिमिटेशन एक्ट है जो बताता है भाई इतने टाइम में कर लेना. अगर नहीं किया तो वो राइट आपके हाथ से चला गया. ऑपरेशन ऑफ लॉ के 2 वेज है, डेथ एंड इंसॉल्वेंसी. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके भी 2 टाइप्स है, एक्चुअल ब्रीच एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच. दोनों में डिफरेंस. सोनू निगम 31 को नहीं आता, ब्रीच परफॉर्मेंस के डेट पे ब्रीच किया तो एक्चुअल ब्रीच है, और अगर 2 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा, दैट इज नोन एज एंटिसिपेटरी ब्रीच. ओके, बिफोर दैट इज एंटिसिपेटरी, and defaults on the date that is actual. रेमिशन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. रेमिशन मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर परफॉर्मेंस. 10,000 लेने हो और हम बोले 7,000 दे दो चलेगा, ठीक है, तो हम कुछ पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जाने दे रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा बाय रेमिशन. मतलब आपने 7,000 एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद आप 3,000 डिमांड नहीं कर सकते बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलरेडी डिस्चार्ज. And where the promisee neglects or refuses to afford promisor reasonable facilities for the performance. अब मैं क्लास में आ गई पर क्लास में एसी नहीं चल रहा है, प्रोजेक्टर ही नहीं चल रहा, माइक ही नहीं चल रहा, तो जो रीजनेबल फैसिलिटीज चाहिए परफॉर्मेंस के लिए वही प्रोवाइड आप नहीं करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज. सो द प्रोमिसर मतलब मैं एक्सक्यूज्ड बाय सच निग्लेक्ट और रिफ्यूजल. सो दीज आर द वेज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, बहुत ही सिंपल है पर एग्जाम में बार बार पूछते हैं तो अच्छे से उसको पढ़ लेना. ओके, क्लियर.